हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रक्सी जोशी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ यूनिट सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो देखो, अगर हम अपनी अर्थ को देखें, ठीक है, तो इसके 71% पार्ट पर हमको देखने को मिलता है वाटर, या फिर हम कह सकते हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ओशंस देखने को मिलते हैं। वहीं पर ही इसके 29% एरिया पे हमको लैंड मास देखने को मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं हमको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो अगर हम अपनी अर्थ को ध्यान से देखें तो अभी हमको यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो देखो 1912 में, ओके, तो देखो 1912 में हमको अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक मीटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है, एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट ने हमको एक थ्योरी दी जिसको बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो देखो कि इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया स्टार्टिंग में, जैसे अगर हम अभी देखें अपने कॉन्टिनेंट्स को, तो सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से काफी दूर हैं, सब अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रखे हैं। कोई नॉर्थ अमेरिका यहाँ ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे, इस तरीके से एक दूसरे से काफी दूर है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, उन्होंने एक थियरी दी, उसने बताया कि स्टार्टिंग में आज से 250 मिलियन ईयर अगो ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये सब ऐसे जॉइंट थे, ठीक है, ये एक ही लैंड का पार्ट थे और चारों ओर हमको वहां पे एक ओशन देखने को मिलता था, या फिर हम कह सकते हैं एक मेगा ओशन हमको देखने को मिलता था। अच्छा, तो उन्होंने इस जो एक बड़ा सा लैंडमास था, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के जो एक सुपर कॉन्टिनेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने इसे नाम दिया पेंजिया। ओके, और इसके चारों ओर जो हमको ये वाटर देखने को मिल रहा है, जो हमको एक मेगा ओशन देखने को मिल रहा है, इसको इन्होंने नाम दिया पेंथेलासा। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया पेंथेलासा। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा, स्टार्टिंग में तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स मिलके एक सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में थे। देन आफ्टर 50 मिलियन ईयर्स ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये डिवाइड होने लगा, ठीक है, ये टूटने लगा। इसका एक पार्ट हमको नदर्न हेमिस्फीयर में जाते हुए देखने को मिला और दूसरा हमको पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हुए देखने को मिला। तो जो पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर में गया उसको इन्होंने नाम दिया लॉरेशिया, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में था उसको नाम इन्होंने दिया गोंडवाना। ओके, अच्छा, इसके बाद देखो अगले 50 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना थे ये भी फर्दर हमको यहाँ पे डिवाइड होते हुए देखने को मिले। ठीक है, ये फर्दर ब्रोक हुए यहाँ पे, और कुछ कुछ आज के जैसा आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट्स का जो पोजीशन है उस तरीके से कुछ कुछ हमको देखने को मिला। और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये इंडिया है, ठीक है, इंडियन जो प्लेट है वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर की ओर को मूव हो रही है, और यहाँ पे हमको ऐसे हिमालयाज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम इसको समराइज करें तो देखो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला, ऑल कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल मास कॉन्टिनेंट एंड मेगा ओशन सराउंडेड। कुछ नहीं, स्टार्टिंग में जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो उसमें पहले वो सारे के सारे एक जॉइंट फॉर्म में, हम कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में थे, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। ठीक है, एंड जिससे वो सराउंडेड थे, ये जो वाटर है, सराउंडिंग वाटर है, जो सराउंडिंग ओशन है, एक मेगा ओशन हम कह सकते हैं इसको इन्होंने नाम दिया पेंथिलासा। देन आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो पेंजिया था ये स्प्लिट होने लगा। ठीक है, स्प्लिट होने के बाद मैंने आपको बताया नदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट गया उसको इन्होंने नाम दिया लॉरेशिया, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट का पार्ट गया उसको बोला इन्होंने गोंडवाना लैंड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, देखो ये लॉरेशिया और गोंडवाना जो थे, ठीक है, ये फर्दर ब्रेक होते गए, और हमको कुछ आज के टाइम का जो प्रेजेंट में हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिली। ठीक है, अच्छा, तो देखो जो हमारा इंडिया है, ठीक है, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो इनिशियली हम कह सकते हैं गोंडवाना में थी। धीरे धीरे जो इंडिया है वो ऊपर की ओर ऐसे मूव होता गया। ठीक है, अच्छा, जब ये इंडिया ऐसे ऊपर की ओर मूव हो रहा था तो लॉरेशिया और इंडिया, देखो एक टाइम पे ये इंडिया यहाँ पे आया होगा, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे आया होगा, तो लॉरेशिया और इंडिया के बीच में जो यहाँ पे हमको ओशन देखने को मिला, ठीक है, इसी को नाम दिया गया टेथिस। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टेथिस सी नाम इसको दिया गया। ठीक है,
अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं इस पे। अल्फ्रेड वैगनर ने हमको ये थियोरी तो दी, अब इसके सपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट थे, देन वो ब्रेक होते गए और आज की इस टाइप की हमको फॉर्मेशन देखने को मिले। तो इसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एविडेंस अगर हम देखें, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। देखो अगर हम यहाँ पर देखें अफ्रीका, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मिटा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट देखें, ठीक है, और अगर अफ्रीका का हम वेस्ट कोस्ट देखें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो देखो आप अगर इस पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखें तो ये आपस में मैचिंग से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे देखो ये क्या है, इसको थोड़ा अगर हम जूम करके देखें, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे साउथ अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है और ये है अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट। तो देखो ये कुछ ऐसे मैचिंग है नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक टाइम पे ऐसे अलाइन था, ये ऐसे जॉइंट था, हम कह सकते नहीं कह सकते। हमको लग रहा है कि ये एक ही लैंड का पार्ट है, साउथ अमेरिका और जो अफ्रीका है ये एक ही लैंड का पार्ट है। हमको इसको देखते हुए लग रहा है, साफ पता लग रहा है ये बिल्कुल ऐसे मैच कर रहे हैं इनके कोस्ट। और धीरे धीरे देखो अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा था, स्टार्टिंग में सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक सिंगल लैंड मास का पार्ट थे। तो देखो ये क्या है हमारा, इन द पास्ट ये पूरे एक लैंड मास का ही पार्ट है। धीरे धीरे सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ब्रेक होने लगे। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ओशंस हमको देखने को मिले, ठीक है, और एक दूसरे से काफी दूर चले गए। अच्छा, पहला एविडेंस तो उन्होंने ये दिया कि जो मैचिंग जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी जो शोर लाइन है, जो कोस्ट लाइन है वो मैच कर रही है, स्पेशली अगर हम देखें अफ्रीका और साउथ अमेरिका की, ठीक है। अच्छा, सेकंड एविडेंस उन्होंने क्या दिया, देखो रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, ठीक है। अगर हम देखें ब्राजील के कोस्ट पे, देखो ये अपना यहाँ पे है ब्राजील, ठीक है, तो ब्राजील के कोस्ट पे यहाँ पे हमको काफी पुराने एंशियंट, आज से लगभग 2000, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स एगो, इतने टाइम पुराने हमको यहाँ पे एंशियंट रॉक्स देखने को मिलते हैं। और सेम ऐसे ही रॉक्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि करंटली अगर हम देखें तो ये एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, बट स्टिल जो रॉक्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वही रॉक्स हमको अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ना देखो थर्ड एविडेंस इन्होंने दिया टिलाइट का। टिलाइट क्या होता है, रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन, यानी कि देखो मान लिया जाए ये अपना एक, हम कह सकते हैं ये कोई बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर पे हमको ऐसे ये ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो माउंटेन का ये जो सरफेस है इस पे हमको छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब जब ये ग्लेशियर ऐसे नीचे की ओर मूव होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो अपने साथ इन छोटे छोटे पत्थरों को ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ले जाएगा। तो जब ये पत्थर ऐसे नीचे की ओर इसके साथ रब होते हुए जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से नीचे की ओर जाते हैं और जब एक जगह पर कहीं पर कलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हीं को कहते हैं टिल, ठीक है। अच्छा, जब ये छोटे छोटे पत्थर ड्यू टू एक्सट्रीम, हम कह सकते हैं कॉम्पैक्टेशन, ड्यू टू प्रेशर, ये जब एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, एक सिंगल हम कह सकते हैं एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसे ही कहते हैं फिर टिलाइट, ठीक है, इसी को कहते हैं टिलाइट। तो अल्फ्रेड वैगनर ने इसी का कुछ एक एग्जांपल देते हुए बोला है कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक टाइम पर एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। देखो कैसे कहा, इन्होंने बोला गोंडवाना सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया have its counterparts in 6 different land masses of a southern hemisphere, यानी कि अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड फाल्कन आइलैंड। देखो मैं ऊपर पे एक इमेज लगा दूंगा, उस पे आप क्लियरली देख रहे होंगे कि जो अंटार्कटिका है वो सराउंडेड बाय है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अंटार्कटिका पे क्या है, वहां पे हमको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो अंटार्कटिका के सराउंडिंग एरियाज में भी हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जब ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे, ठीक है, तो ये अंटार्कटिका से ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये जब ब्रेक डाउन हुए तो कोई
हमारा नदर्न हेमिस्फीयर की ओर जाने लगा, एक दूसरे से कुल मिला के ये दूर जाने लगे। लेकिन जब ये एक दूसरे के पास थे तो हमको इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ पार्ट्स में हमको वहां पर ग्लेशियर्स देखने को मिलते थे। ठीक है, तो देखो जो चीज हमको अंटार्कटिका में जो हमको टिलाइट्स देखने को मिल रहे हैं वही हमको देखने को मिल रहे हैं साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट पे, अफ्रीका के सदर्न पार्ट पे, इंडिया के सदर्न पार्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के सदर्न या फिर हम कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट पे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है गोंडवाना सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। ठीक है, जो कि अपने अफ्रीका, मेडागास्कर वो देखना वहां पे अफ्रीका है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के थोड़ा सा डिस्टेंस पे हमको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया फाल्कन आइलैंड पे भी हमको कुछ काउंटर पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नाउ देखो फोर्थ इन्होंने एविडेंस दिया प्लेसर डिपॉजिट्स का। यानी कि देखो इन्होंने क्या बताया, देखो अगर हम देखें अपने अफ्रीका के इधर वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको घाना देखने को मिलता है। ठीक है, घाना इज अ कंट्री, तो घाना पे हमको बहुत सारा गोल्ड देखने को मिलता है। बट सरप्राइजिंगली घाना में हमको उस गोल्ड का कोई भी सोर्स रॉक देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि उसका जो सोर्स है वो हमको वहां पे मिल ही नहीं रहा है, और वो सोर्स हमको देखने को मिल रहा है साउथ अमेरिका, यानी कि हम कह सकते हैं ब्राजील पे हमको वो सोर्स रॉक देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका या फिर हम कह सकते हैं ब्राजील और अफ्रीका एक दूसरे से काफी दूर है। अब वहां ऊपर घाना में हमको दिख रहा है गोल्ड और उसका सोर्स हमको देखने को मिल रहा है ब्राजील में, तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये एक टाइम पे एक ही लैंडमास के पार्ट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, तो वही सब चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सोर्स रॉक एंड प्रेजेंस ऑफ सोर्स रॉक इन ब्राजील। ठीक है, अच्छा देखो फिफ्थ एविडेंस उन्होंने क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, यानी कि आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड एट बोथ साइड ऑफ शोर लाइन। ठीक है, ये दो बार फाउंड हो गया, आप इसको इग्नोर करो। एट द बोथ साइड ऑफ शोर लाइन, यानी कि हमको लेमूर एंड मेजोसॉरस, देखो लेमूर क्या होता है, लेमूर बेसिकली एक मोंकी के जैसे दिखने वाला एक एनिमल होता है, और जो मेजोसॉरस होता है वो एक स्मॉल रेप्टाइल होता है जो कि हमको जनरली अगर हम देखें तो हमको शैलो वाटर में देखने को मिलता है, डीप वाटर में हमको देखने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ पानी की जो ऊपरी सतह होती है उसी पर वो मेनली हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखो लेमूर जो है हमको बेसिकली इंडिया एंड मेडागास्कर एंड अफ्रीका इन एरियाज में हमको देखने को मिल रहा है। वैसे ही जो मेजोसॉरस है, मेजोसॉरस को थोड़ा इंपॉर्टेंटली थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बारे में सुनना कि जो मेजोसॉरस है ये हमको साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में देखने को मिला। ठीक है, अब चूंकि देखो साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील एक दूसरे से काफी दूर हैं, बीच में क्या है, डीप ओशन है। अब चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ शैलो वाटर में रह सकता है तो ये इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके तो जा नहीं सकता है, अफ्रीका टू साउथ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू अफ्रीका। ठीक है, इतना दूर तो ये ट्रेवल कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीव है, ये जो मेजोसॉरस है, ये तब से अफ्रीका और साउथ अमेरिका पे है जब से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम था और वो दोनों साइड हमको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, नाउ जब वैगनर से पूछा गया कि ये कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन चेंज क्यों कर रहे हैं, ये ब्रेक क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि पहला फोर्स हो सकता है इसके पीछे पोल फ्लिंग फोर्स, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो जब हम कभी घर पे मट्ठा बनाते हैं, ठीक है, किसी बर्तन पे हम जब मट्ठा बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, तो उसके बीच पे हम एक रॉड डालते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मथनी कहते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाली भी आ जाती है, मोटर वाली आ जाती है, बट पहले से क्या होता था, ऐसे उसको हाथ से ऐसे आगे पीछे खींच के उसको ऐसे चलाया जाता था। तो जब हम मट्ठा बनाते हैं तो जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, वो धीरे धीरे बीच से बर्तन के किनारे की ओर जाने लगता है और अल्टीमेटली हमको उसके ऐसे किनारे पे बटर जमा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स बीच से ऐसे बाहर की ओर लग रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो वैसे ही हमारी जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। तो वैगनर ने कहा कि एक्सिस पे चूंकि ये रोटेट कर रही है तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसकी वजह से यहाँ पे बीच पे जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो ब्रेक होके ऐसे बाहर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड इन्होंने इसके पीछे फोर्स सजेस्ट किया
टाइडल फोर्स, यानी कि मून और सन की ग्रेविटी की वजह से जो हमको ओशियंस में जो टाइड्स देखने को मिलती हैं, वाटर का जो मूवमेंट देखने को मिलता है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं। बट आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ये जो इन्होंने दो फोर्स इन्होंने सजेस्ट किए थे, जो आज की साइंटिस्ट हैं वो इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये इतने ज्यादा भी पावरफुल नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक कर सके, कॉन्टिनेंट्स को मूव कर सके। ठीक है, अच्छा तो देखो आज के टाइम पर साइंटिस्ट ने जो नई थ्योरी निकाली कि क्यों ये कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो उसके पीछे इन्होंने एक थ्योरी दी, कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये थ्योरी दी आर्थर होम्स ने 1930 में। तो देखो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग देखो इन्होंने क्या बोला, आर्थर होम्स ने इन्होंने बताया कि क्योंकि हमारी जो अर्थ का जो मेंटल पोर्शन है उस पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, वहां पे रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, काफी इंटेंस हीट वहां पे जनरेट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या है, जो मेटल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो इस हीटिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं, वहां पे मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो मैग्मा है ये जब गर्म होता है तो ऐसे ऊपर की ओर आता है, अब जो ऊपर आता है तो वो वापस से ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है तो ऐसे नीचे की ओर मूव करने लगता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक ऐसे कन्वेक्शनल करंट हमको देखने को मिल रहा है। वैसे इसके बगल पे अगर हम देखें, अच्छा ये एरोस थोड़ा गलत हो रखे हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो देखो एक जगह पे तो हमारा मैग्मा ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वहीं पर ही दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारा मैग्मा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये मैग्मा कुछ ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है और यहां से मैग्मा ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसे एक अपवर्ड फोर्स हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब ये अपवर्ड फोर्स हमको देखने को मिलता है तो इसके ऊपर जो हमको यहाँ पे कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट हमको ये जो देखने को मिल रहे हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर को ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये ब्रेक हो जा रहे हैं। प्लस लावा चूंकि ऐसे मैग्मा ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जब इधर को जा रहा है और ये जब इधर को जा रहा है तो ये जो लैंड मास है ये भी इस लावा के साथ कुछ इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो आर्थर होम्स ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के पीछे जो फोर्स है वो बताया इन्होंने कन्वेक्शनल करंट फोर्स। ठीक है, सो वही सब चीज लिखी है मैंने, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन दी मेंटल पोर्शन। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो रही है, मेंटल पोर्शन में हो रही है। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्रस्ट किसको बोलते हैं, मेंटल किसको बोलते हैं, कोर किसको बोलते हैं। ठीक है, आप ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप ऊपर पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज करंट्स जनरेट ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंस। थर्मल डिफरेंस यानी कि क्या हो रहा है, देखो मैग्मा जब गर्म हो रहा है तो ऊपर को आ रहा है, ठंडा हो रहा है तो नीचे को आ रहा है, तो क्या हो रहा है, थर्मल डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर पे हमको टेम्परेचर कम देखने को मिल रहा है, नीचे पे हमको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द थर्मल डिफरेंस। ठीक है, इन द मेंटल पोर्शन विच प्रोवाइड फोर्स टू ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी बन गई है, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।